कहानी की शुरुआत होती है एक फार्मेसी शॉप से। यहाँ हम एना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो पेशे से एक डॉक्टर थी। एना दरअसल इस शॉप में नींद न आने वाली दवाई ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो दवाई कहीं भी मिल नहीं रही थी। इसी वजह से उसने पूरी शॉप को ऊपर नीचे कर दिया और शॉप के सारे सामान इधर उधर बिखर गए थे। उधर शॉपा के दरवाजे पर बहुत सारे लोग जोर जोर से नॉक कर रहे थे। वो चिल्ला चिल्ला कर एना से दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे, क्योंकि सब अंदर आना चाहते थे, लेकिन एना किसी भी हालत में दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थी। अब आखिर ये लोग शॉप के अंदर क्यों आना चाहते थे, ये समझने के लिए हमें कुछ दिन पहले की एक घटना में जाना होगा। तो सीन कट होता है अंतरिक्ष की तरफ। हम देखते हैं कि एक स्पेस शटल में अचानक आग लग जाती है और वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय होकर तेज गति से धरती की ओर क्रैश हो जाता है। टकराते ही स्पेस शटल कई टुकड़ों में बिखर जाता है और ये टुकड़े कुछ ही मिनटों में धरती के अलग अलग इलाकों में फैल जाते हैं। जहाँ जहाँ ये स्पेस शटल के टुकड़े गिरे थे, वहाँ पुलिस और सरकारी एजेंसियों ने पूरे एरिया को घेर लिया था ताकि कोई भी इंसान उन टुकड़ों के पास न जा सके, क्योंकि ये टुकड़े दूर अंतरिक्ष से आए थे और इनमें ऐसे अज्ञात केमिकल्स हो सकते थे जिनके संपर्क में आने से इंसानों को नुकसान पहुंच सकता था। तो इस स्पेस शटल पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट्स ने उसके अलग अलग टुकड़े इकट्ठा किए और उन पर कई तरह की टेस्टिंग शुरू की। टेस्ट के दौरान पता चला कि शटल की सतह पर कई सूक्ष्म सूक्ष्म अनोखे जीव मौजूद हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी खास प्रकृति के थे, क्योंकि ये किसी भी माहौल में खुद को आसानी से ढाल सकते थे। चाहे बेहद ठंड हो या तेज गर्मी, ये हर जगह जिंदा रह सकते थे। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की कमान एक साइंटिस्ट के हाथ में थी जिसका नाम था टकर। हर रिसर्च और लैब एक्टिविटी उसी की अंडर में चल रही थी। वो जैसे ही लैब में सब कुछ चेक करके बाहर निकलने वाला था, तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे स्पेस शटल का एक छोटा सा टुकड़ा देती है जो उसे कहीं रास्ते में पड़ा मिला था। टकर जैसे ही उस टुकड़े को हाथ से छूता है, उसी पल उन अनोखे जीवों में से कुछ उसके हाथ पर काट लेते हैं और उसके हाथ से थोड़ा सा खून निकल आता है। लेकिन टक्कर इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। रात में जब टकर घर लौटकर सो जाता है, तभी आधी रात को उसका पूरा शरीर धीरे धीरे विकृत होने लगा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर खुद ब खुद पिघल रहा हो या जल रहा हो। बेहद डरावना और घिनौना नजारा। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सुबह जब टकर नींद से जागा, वह बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पूरी तरह से एक स्वस्थ इंसान की तरह। तो टक्कर यहाँ डॉक्टर एना को फोन करता है, वही एना जिसे हम कहानी की शुरुआत में देख चुके हैं। एना दरअसल टक्कर की एक्स वाइफ है। कुछ साल पहले दोनों का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन उनका एक बेटा भी है। टकर ने फोन सिर्फ अपने बेटे से बात करने के लिए किया था, लेकिन एना गुस्से में कहती है, तुम जब चाहे मुझे फोन नहीं कर सकते, हम अब अलग हो चुके हैं और तुम्हें मुझे फोन करने का कोई हक नहीं है। टकर कहता है, मैं बस अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। लेकिन एना साफ कह देती है कि वो उसे अपने बेटे से बात नहीं करने देगी। इस पर टक्कर कहता है, बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, उस पर मेरा भी हक है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एना तुरंत फोन काट देती है। इसके बाद एना अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रही होती है। दोस्त का नाम है बेन और बेन भी एना की तरह ही एक डॉक्टर है। रास्ते में एना बेन को बताती है कि आज टकर ने उसे फोन किया था और अपने बेटे से बात करना चाहता था। लेकिन एना कहती है कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि टक्कर का उसके बेटे से कोई रिश्ता रहे, क्योंकि जिस इंसान से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके साथ उसके बेटे का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन बेन उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, चाहे कुछ भी हो, टकर तुम्हारे बेटे का पिता है और उसे पूरा हक है अपने बच्चे से बात करने का। तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही नहीं है। बेन फिर एना से कहता है, देखो, तुम्हारे बेटे को भी तो अपने पिता की जरूरत है, उसे अपने पापा के साथ समय बिताने का पूरा हक है। तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपने बच्चे को सजा नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम टकर को अपने बेटे से मिलने दो। इससे तुम्हारे डिवोर्स का असर बच्चे पर नहीं पड़ेगा। बेन की बातें सुनकर एना को भी लगता है कि शायद वो वाकई गलत कर रही है, इसलिए अगले दिन एना अपने बेटे को टकर के पास छोड़ने आती है। उनके बेटे का नाम था जॉन। जॉन कई दिनों बाद अपने पापा के साथ रहने आया था, इसलिए वो अंदर से काफी खुश था। लेकिन जॉन को देखकर भी टकर के चेहरे पर वो खुशी दिखाई नहीं देती जो एक पिता के चेहरे पर होनी चाहिए। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, बिल्कुल खाली। एना जॉन को वहीं छोड़कर चली जाती है। जैसे जैसे जॉन अपने पिता के साथ समय बिताता है, उसे टकर पहले से बहुत अलग लगने लगा है। उसके बोलने का तरीका, उसके हाव भाव, सब कुछ बदल चुका था। जॉन को अपने पिता के अंदर अब कोई भी इमोशन नजर नहीं आता। पहले जब जॉन अपने पापा के साथ समय बिताता था, टकर बहुत एक्साइटेड रहता था और उसके साथ खेलता था। लेकिन अब टकर सिर्फ बात करता है और बात करते समय भी उसके चेहरे पर जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं होता। लगता है जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट हो। उधर एना अपने घर में अकेली थी। तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। एना हल्के से दरवाजा खोलती है, लेकिन चेन अभी भी लगी रहती है।
सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। वो आदमी कहता है, मैं एक सरकारी अफसर हूँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, क्या आप दरवाजा पूरा खोल सकती हैं? लेकिन एना को बात कुछ अजीब लगती है, क्योंकि इतनी रात में कोई सरकारी ऑफिसर उसके घर क्यों आएगा। इसलिए एना कहती है, आप जरा यहीं रुकिए, मैं अभी अंदर से आ रही हूँ। ये कहकर एना अपने दोस्त बेन को फोन करने के लिए अंदर जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो आदमी दरवाजे की चेन खोलकर जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है। एना ये देखकर तुरंत भागती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। उधर वो आदमी बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा था, जैसे उसकी हरकतों पर उसका खुद का कोई कंट्रोल न हो। एना किसी तरह दरवाजा बंद कर देती है। तभी वो आदमी दरवाजे के कांच से एना को घूरता रहता है, बिना किसी एक्सप्रेशन के। कुछ सेकंड तक ऐसे ही घूरने के बाद वो वहां से चला जाता है। एना नोटिस करती है कि इस आदमी के चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं थे, ठीक वैसे ही जैसे हमने टकर के चेहरे पर देखा था। और आज पूरे दिन एना ने कई ऐसे लोगों को देखा था जिनके चेहरे से भावनाएं गायब थीं। एना समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन हैं और वो आदमी उसके घर क्यों आया था। इसी वजह से एना के मन में डर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लेकिन अगले दिन सुबह जब एना अपने चेंबर की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते का माहौल देखकर वह और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि आज आसपास के ज्यादातर लोग बेहद अजीब तरह से व्यवहार कर रहे थे। कुछ लोग किसी से बात ही नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप अपने काम में लगे थे। कुछ लोग तो सड़क के एक किनारे लाइन बनाकर सीधे खड़े थे, सबके चेहरे बिल्कुल खाली, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं। कुछ लोग बस एक दिशा में घूरते हुए खड़े थे और कुछ बिना किसी बात के बस सीधे सीधे चलते जा रहे थे, जैसे उनके अंदर कोई इंसान ही न बचा हो। एना समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक सबको क्या हो गया है। डर के मारे वह जल्दी जल्दी अपने चेंबर पहुंचती है और इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करने लगती है। हालांकि ऑनलाइन उसे कोई स्पष्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन वह देखती है कि अब तक लगभग 2 लाख लोग इसी तरह की बातें लिख चुके हैं कि उनके आसपास के लोग अचानक बदल गए हैं, उनकी भावनाएं, उनके एहसास सब गायब हो चुके हैं। मतलब सभी में ठीक वही बदलाव दिख रहा था जैसा एना ने रास्ते भर देखा था। इतनी सब बातें जानकर एना गहरी चिंता में पड़ जाती है। वह इस बारे में बात करने के लिए तुरंत अपने दोस्त बेन के पास जाती है। वहाँ एक और डॉक्टर मौजूद था और वह भी इसी विषय पर रिसर्च कर रहा था। तो जब एना उससे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तब वह डॉक्टर उसे पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि कुछ दिन पहले जो स्पेस शटल धरती पर गिरा था, उसकी सतह पर एक खास तरह के सूक्ष्म जीव पाए गए हैं, लेकिन ये कोई आम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर कोई इंसान इनके संपर्क में आता है तो ये तुरंत उसके शरीर में घुस जाते हैं और देखते ही देखते पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये हर एक ब्लड सेल पर कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये इंसानों को आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो अभी इंसानों के साथ जो भी हो रहा है वो सब उसी स्पेस शटल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। और क्योंकि ये जीव किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, इसलिए इन्हें रोकने के लिए अभी तक कोई दवा या इलाज मौजूद नहीं है। ये सब सुनकर एना बुरी तरह घबरा जाती है। उसे तुरंत अपने बेटे को टकर से वापस लेने की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि स्पेस शटल पर हुई सारी रिसर्च का इंचार्ज टकर ही था और इसीलिए उसके शरीर में भी ये जीव मौजूद होने की पूरी संभावना थी। इसलिए बिना एक पल गंवाए एना टकर के घर पहुंचती है। वह टकर से कहती है, मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। लेकिन टकर शांत आवाज में कहता है कि जॉन अभी घर पर नहीं है, वह टकर के एक दोस्त के घर गया हुआ है। ये सुनकर एना बहुत गुस्सा हो जाती है। घर के ड्राइंग रूम में एना कुछ अजीब से लोगों को खड़े देखती है, लेकिन वह उन्हें अनदेखा करके सीधा ऊपर जॉन के कमरे में चली जाती है। वहां जाकर वह जॉन के कपड़े और सामान पैक करने लगती है। वह टकर को डांटते हुए कहती है कि उसने उसकी इजाजत के बिना जॉन को कहीं नहीं भेजना चाहिए था। एना गुस्से में बोलती है, मुझे जॉन को तुम्हारे पास छोड़ना ही नहीं चाहिए था, मैं अभी उसे लेने जा रही हूँ। ये कहकर एना नीचे की तरफ वापस उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही एना बाहर जाने लगती है, वह देखती है कि घर का मेन दरवाजा लॉक है और जो लोग नीचे ड्राइंग रूम में बातचीत कर रहे थे वे सब अब उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो चुके थे। उनकी नजरें भी बहुत अजीब थीं, बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधी एना पर टिकी हुई। एना डर जाती है और टकर से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग मुझे क्यों घेर कर खड़े हो? मुझे मेरे बेटे के पास जाने दो। टकर शांत लेकिन अजीब लहजे में कहता है, हाँ हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। कोई बड़ी बात नहीं, बस कुछ देर के लिए तुम्हें सोना होगा। डरने की बात नहीं, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तुम हमारी तरह ही बिल्कुल ठीक और नॉर्मल रहोगी, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। वह आगे कहता है, बस हमारे कहने पर थोड़ी देर सो जाओ, फिर तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी और उसके बाद तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, तो पहले तुम सो जाओ। टकर धीरे धीरे एना को मजबूर करने लगा है, लेकिन एना समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत है और शायद ये सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। डर से उसका दिल तेज धड़कने लगा है। वह किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टकर उसे पकड़ लेता है। अचानक टकर के मुंह से हरा रंग का एक गाढ़ा पदार्थ निकलने लगा है और वो सीधे एना के मुंह पर गिरता है। एना चीख उठती है। डर और घबराहट में वह तुरंत अपना चेहरा साफ करती है और जैसे तैसे वहां से बाहर निकल भागी है। इसके बाद एना अपनी कार में बैठकर वहां से भागने लगी है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने सड़क पर एक ट्रक दिखाई देता है और उस ट्रक के पास ही कई लोग खड़े थे।
लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे, ये सब के सब इन्फेक्टेड थे। उन्हें देखकर एना बुरी तरह डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये भी टक्कर की तरह उस पर हमला कर सकते हैं। वो तुरंत कार रिवर्स करने लगती है, लेकिन पीछे की तरफ भी एक गाड़ी आ रही होती है। अब आगे पीछे दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। एना समझ जाती है कि कार से भाग पाना अब मुमकिन नहीं है। वो फौरन कार से उतरती है और भागने लगती है। सड़क पर खड़े सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। किसी तरह जान बचाते हुए एना भागकर एक चलती ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन ट्रेन में आते ही वो देखती है कि सारे यात्री एक ही दिशा में घूर कर बैठे हुए हैं। उनकी आंखों में कोई जान नहीं, चेहरों पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं। एना तुरंत समझ जाती है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लगभग पूरी आबादी ही अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसी समय एना के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है। ये मैसेज उसके बेटे जॉन ने भेजा था। वीडियो में जॉन घबराया हुआ कहता है, मम्मी, पापा ने मुझे कहीं बंद कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तुम प्लीज जल्दी से आकर मुझे यहाँ से ले जाओ मम्मी, मैं यहाँ रह नहीं पा रहा। जॉन की बात सुनकर एना के होश उड़ जाते हैं। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका बेटा किस जगह पर कैद है। ऐसे में वो उसे कैसे बचाएगी। ये सब सोचते सोचते एना बुरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी उसके सामने बैठा एक आदमी धीरे से कहता है, खबरदार, यहाँ जरा भी मत रोना, किसी भी हाल में अपने इमोशंस मत दिखाना, तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ हमारी तरह बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, वरना वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे और तुम्हें भी अपनी तरह बना देंगे। असल में वो आदमी भी एना की तरह एक बिल्कुल आम इंसान था और ट्रेन में बैठे बाकी यात्री भी इन्फेक्टेड नहीं थे। सब लोग सिर्फ इन्फेक्टेड बनने का नाटक कर रहे थे ताकि असली इन्फेक्टेड लोग उन्हें पहचान न सकें। एना ये बात समझ जाती है और खुद भी उसी तरह एक्सप्रेशन हटाकर बैठ जाती है ताकि कोई शक ना हो। लेकिन तभी अचानक कई इन्फेक्टेड वहां आ जाते हैं और वो आसपास के सभी स्वस्थ लोगों को पकड़ पकड़ कर इन्फेक्टेड बना रहे थे। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, एक महिला उन्हें देखकर गुस्से में आ जाती है और एक इन्फेक्टेड को जोर से धक्का दे देती है। बस इसी एक हरकत से वहां भारी हंगामा मच जाता है। इन्फेक्टेड लोग तुरंत समझ जाते हैं कि रूम में बहुत सारे हेल्दी इंसान छुपे हुए हैं और फिर वो सब पर हमला करने लगते हैं। लोग घबरा कर भागते हुए ट्रेन के पीछे वाले डिब्बे में जाकर छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इन्फेक्टेड भी उनका पीछा करते हुए पीछे तक पहुंच जाते हैं और फिर वे लगभग सभी पर हमला कर देते हैं। एना बहुत कोशिशों के बाद किसी तरह ट्रेन से उतरने में सफल हो पाती है, लेकिन उसके अंदर डर का साया गहरा हो चुका था क्योंकि वह कभी भी ऐसे खतरनाक हालात में नहीं रही थी। एना ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आती है, लेकिन यहाँ भी जितने लोग उसे दिखते हैं वे सभी वायरस से इन्फेक्टेड थे और उनका व्यवहार साफ साफ ये दिखा रहा था। एना समझ जाती है कि उसे भी चालाकी से उनका जैसा व्यवहार करना होगा ताकि कोई यह न समझ पाए कि वह एक स्वस्थ इंसान है। वह धीरे धीरे सावधानी से प्लेटफॉर्म और रास्तों से चलती है, लेकिन जब वह मुख्य रोड पर आती है तो देखती है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ अपनी भावनाएं दिखाए, चाहे हंसे, रोए या गुस्सा दिखाए, तो तुरंत पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है क्योंकि अब पुलिस वाले भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। आज बाहर तेज धूप थी और चलते चलते एना का माथा बार बार पसीने से तर हो जाता है। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है। वह कहता है, तुम्हारा माथा बहुत पसीना रहा है, इसलिए तुम्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि तुम वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हो। असल में वह पुलिस ऑफिसर भी पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन अपने बचने के लिए उसने इन्फेक्टेड बनने का नाटक कर रखा था। एना तुरंत घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर वह जोर जोर से अपने बेटे को पुकारने लगी है। असल में एना के मन में यह डर बैठ गया था कि अगर जॉन किसी तरह यहाँ से भागने में सफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन उसका ये डर पूरी तरह गलत था क्योंकि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। एना अपने दोस्त बेन के पास जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर उस डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जो इस वायरस और उसके सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च कर रहा था। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये वायरस वास्तव में बहुत खतरनाक है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर कोई इंसान इस वायरस के संपर्क में आता है और जगा रहता है तो शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई गलती से इस वायरस के संपर्क में आने के बाद सो जाता है तो वायरस उसके मस्तिष्क में पहुंच जाता है और फिर मस्तिष्क के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे व्यक्ति पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। असल में यही कारण था कि लोग इतना अजीब और अनजान व्यवहार कर रहे थे। डॉक्टर की बातें सुनकर एना और बेन समझ जाते हैं कि वायरस शरीर में तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक इंसान सो नहीं जाता। इसीलिए दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि चूंकि अभी वे स्वस्थ हैं, इसलिए चाहे जितनी भी तकलीफ हो, वे अब कभी भी सोने की गलती नहीं करेंगे। यहाँ तक कि एक दूसरे पर भी नजर रखेंगे ताकि कोई भी गलती से भी सो न जाए। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक लैब है। उस लैब में ऐसी दवाएं मौजूद हैं
जिनकी मदद से वे कुछ दिन तक बिना सोए रह सकते हैं। तभी वे सब मिलकर उस लैब जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एना इस पर राजी नहीं होती क्योंकि वह अपने बेटे जॉन के लिए बहुत चिंतित थी। वह जॉन को कहीं अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। तभी वे सभी बातें कर ही रहे थे कि सीसीटीवी के जरिए वे देख पाते हैं कि कई इन्फेक्टेड लोग वहां पहुंच चुके हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वे तुरंत पूरे बिल्डिंग की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड लोग उनके पास पहुंचने से पहले वे सभी मिलकर किसी तरह पीछे के दरवाजे से निकलकर बाहर निकल जाते हैं। सड़क पर पहुंचकर वे सभी इन्फेक्टेड लोगों की तरह खड़े हो जाते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए, क्योंकि इस समय सड़क पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और उनमें से ज्यादातर इन्फेक्टेड थे। लेकिन तभी वे देखते हैं कि कुछ इन्फेक्टेड पुलिस ऑफिसर एक महिला को जबरदस्ती वहां से ले जा रहे हैं और ये महिला एना की एक पेशेंट थी। लेकिन वह महिला वहां चीखती हुई कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं सो गई थी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती ले जा देती है। ये पूरी घटना एना को बहुत अजीब लगती है। वह सोचती है कि अगर महिला सो गई थी तो फिर भी वह कैसे नॉर्मल बनी रही और वह वायरस से क्यों इन्फेक्टेड नहीं हुई। ये सवाल एना के दिमाग में बार बार घूम रहे थे। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर वे लोग एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये है कि बेन के 2 डॉक्टर दोस्त लगभग 80 किलोमीटर दूर उस लैब में जाएं ताकि वहां से दवा लेकर आए और बेन और एना शहर की तरफ जाएंगे ताकि जॉन को ढूंढ सकें। प्लान के अनुसार उन्होंने यही किया। 2 डॉक्टर लैब की ओर चले गए और बेन और एना शहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एना बेन को उस महिला की घटना के बारे में बताती है। वह कहती है, बेन, क्या तुमने गौर किया? वह महिला बार बार कह रही थी कि वह सो गई थी, लेकिन फिर भी वह वायरस से इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई? बेन जवाब देता है, हाँ, मैंने भी यही देखा, लेकिन वह महिला तुम्हारी ही पेशेंट थी। तो क्या तुम्हारे पास उसके कोई रिपोर्ट है? शायद अगर हम उसकी रिपोर्ट चेक करें तो हमें कुछ समझ में आ सके। तो एना और बेन पुलिस के वर्दी पहनकर एक पुलिस की गाड़ी लेकर सीधे एना के चैम्बर की तरफ निकलते हैं। इसका मकसद ये है कि इन्फेक्टेड लोग उन्हें अपने मेंबर समझें और शक न करें। चैम्बर पहुंचकर वे उस महिला की रिपोर्ट ढूंढते हैं। बेन जब रिपोर्ट चेक करता है तो पता चलता है कि उस महिला को बचपन से ही एन्सेफेलाइटिस नाम की एक बीमारी है, जिसे एडीएमओ भी कहा जाता है। यह बीमारी आमतौर पर लोगों को चेचक होने के बाद होती है। यह मुख्य रूप से मस्तिष्क की व्हाइट मैटर को प्रभावित करती है। शायद इसी वजह से वायरस का उस महिला के मस्तिष्क पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि यह बीमारी हर किसी को नहीं होती। पॉक्स होने के बाद बहुत कम लोगों में ही यह रोग विकसित होता है। यह जानकर एना थोड़ी राहत महसूस करती है। वह बेन से कहती है, बहुत समय पहले मेरे बेटे जॉन को भी पॉक्स हुआ था, लेकिन उसके बाद उसके लक्षण नॉर्मल नहीं थे। यानी जो नॉर्मल इंसान के साथ होता है, जॉन के साथ उल्टा हुआ। उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हुए जो आम पॉक्स के केस में नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमने जॉन की जांच की थी तो उसके रिपोर्ट में भी एडीएमबी पाया गया। इसका मतलब है कि मेरा बेटा जॉन अब सेफ रहेगा और वायरस का उस पर कोई असर नहीं होगा। शायद इसी वजह से जॉन अपने पिता के पास होने के बावजूद भी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ और इसीलिए वह मुझे बार बार वीडियो मैसेज भेज रहा है, क्योंकि अगर वह इन्फेक्टेड होती तो अब तक तो वायरस का असर दिख जाता। इसीलिए एना थोड़ी राहत महसूस करती है। कुछ समय बाद बेन अपने डॉक्टर दोस्त को फोन करता है। असल में उस डॉक्टर का नाम हेनरी था। अब हेनरी लैब पहुंच चुका है और वह नींद न आने वाली दवा इकट्ठा कर रहा है। इसी बीच बेन उसे उस महिला की बात बताता है। वह कहता है, हमने सड़क पर जिस महिला को देखा था उसके शरीर में वास्तव में एडीएमबी मौजूद है, जिस वजह से उसके सो जाने के बाद भी वायरस ने उसके मस्तिष्क पर कोई असर नहीं किया। यानी जिन लोगों के शरीर में एडीएमबी है उन पर वायरस का कोई प्रभाव नहीं होता। बेन आगे कहता है, अगर हम एडीएमबी पर रिसर्च करें तो शायद हम वायरस का वैक्सीन विकसित कर पाए। ऐसा कोई वैक्सीन बन सकता है जिससे वायरस हमारे शरीर पर कोई असर न कर सके। हेनरी बेन से कहता है, हाँ, अगर हम चाहें तो यह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उस महिला का ब्लड सैंपल और डीएनए चाहिए, तभी हम वैक्सीन बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बेन हेनरी से कहता है, हमें उस महिला की जरूरत नहीं है, क्योंकि एना के बेटे जॉन में ही एडीएमबी मौजूद है। हम जॉन की मदद से ही वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। बेन और हेनरी इन सारी बातों पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच एना के फोन पर जॉन का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता माँ, पापा मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने मुझे उनके घर ले जाया है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या तुम आकर मुझे यहाँ से ले जा सकती हो? मैसेज पढ़कर एना थोड़ी राहत महसूस करती है, क्योंकि कम से कम अब उसे पता चल गया कि जॉन अभी कहाँ है। वह बेन को यह बात भी बताती है, लेकिन अब बाहर से जॉन को लाना लगभग असंभव लग रहा था, क्योंकि बाहर हर जगह इन्फेक्टेड लोग घूम रहे थे। एना बेन को और एक बात बताती है। वह कहती है, जब मैं जॉन को वापस लेने टाकर के पास गई थी, उसने मुझे वायरस से इन्फेक्ट कर दिया था, लेकिन अब तक नींद न आने की वजह से वायरस का असर मुझ पर नहीं हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक जाग सकती हूँ। यह सुनकर बेन थोड़ी चिंतित हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों मिलकर छद्मवेश में फिर से गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं।
काफी दूरी तय करने के बाद बेन उसे एक सेफ जगह पर उतार देता है। फिर वह हिम्मत करके अपनी गाड़ी बहुत तेज गति से चलाने लगता है ताकि रास्ते में खड़े पुलिस ऑफिसर का ध्यान खुद पर जाए और एना उस जगह से सेफली निकल सके। इस तरह एना उस खतरनाक जगह को पार कर पाती है। फिर वह शहर के प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है जहां सैकड़ों इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे। एना वहां बहुत सावधानी से उनका जैसा अभिनय करती रहती है ताकि किसी को शक न हो। फिर एना प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों को देखकर साफ दिख रहा था कि वे सभी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। एना बहुत डर जाती है, लेकिन उसे अपने बेटे जॉन तक पहुंचना ही है। डर के बावजूद एना ट्रेन के वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन जब वह वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वह वहां एक बच्चे को देखती है। वह बच्चा जॉन का दोस्त था जिसका नाम लियो था। लियो एना से कहता है कि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए हैं और अब उसके पास कोई नहीं है। वह अकेला आके चारों तरफ घूम रहा है। एना उसे अपनी तरफ ले आती है। फिर एना लियो को साथ लेकर किसी तरह जॉन की दादी के घर पहुंचती है, लेकिन लियो को साथ लेने के पीछे उसका एक उद्देश्य भी था, क्योंकि लियो भी वायरस से इन्फेक्टेड था। यदि एना लियो को अपने साथ रखती है और खुद भी इन्फेक्टेड लोगों की तरह अभिनय करती है तो टाकर और उसकी माँ कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि वह वास्तव में वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। लियो को साथ लेकर जब एना उस घर में पहुंचती है तो टाकर और उसकी माँ सोचते हैं कि एना भी शायद वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए वे एना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि सभी मिलकर लंच भी करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एना के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल उसके बेटे जॉन की तरफ से आती है। एना कॉल रिसीव करती है और जॉन से बहुत सावधानी से बात करती है ताकि टाकर और उसकी माँ यह बिल्कुल न समझ पाएं कि वह वास्तव में वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। जॉन एना को बताता है कि उसके पिता ने उसे उनके घर के किसी छिपे हुए स्थान में बंद कर रखा है। एना लंच जल्दी खत्म करके सीधे अपने बेटे को खोजने निकल जाती है। कुछ ही समय बाद एना अपने बेटे जॉन को ढूंढ लेती है। वह बहुत खुश होती है क्योंकि उसने बहुत मेहनत और मुश्किलों के बाद अपने बेटे को पाया है। एना मौका पाकर जॉन को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाकर और उसके साथी उन्हें देख लेते हैं। वे दोनों का पीछा करने लगते हैं। एना और जॉन किसी तरह एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं ताकि वे छुप सकें, लेकिन टाकर उन्हें देख चुका था। वह जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एना पीछे से एक डंडे से टाकर के सिर पर वार करके उसे मार देती है। इसके बाद एना अपने बेटे जॉन के साथ वहां से सेफली बाहर निकल जाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद एना वहां एक फार्मेसी शॉप देखती है। फिर वह अपने बेटे जॉन को लेकर उस फार्मेसी शॉप में जाती है ताकि वहां से नींद न आने वाली दवा ले सके। शॉप में बहुत सारी दवाइयां थीं। काफी तलाश करने के बाद एना अपनी जरूरत की दवा ढूंढ पाती है। असल में यह एक इंजेक्शन था। एना इंजेक्शन तैयार करती है और अपने बेटे जॉन से कहती है, अगर किसी तरह मैं नींद में चली जाऊं तो तुम तुरंत यह इंजेक्शन मेरे हाथ में डाल देना। इसी बीच एना के फोन पर एक कॉल आती है। कॉल उसके दोस्त बेन की तरफ से होती है। बेन पूछता है कि एना अभी कहाँ है और क्या उसने जॉन को सेफली निकाल लिया। एना उसे सब कुछ विस्तार से बताती है और कहती है कि वह अब अपने बेटे जॉन के साथ एक फार्मेसी शॉप में है। बेन फार्मेसी शॉप का एड्रेस लेता है और कहता है, मैं जितना जल्दी हो सके वहां पहुंच रहा हूं। तब तक तुम लोग बहुत सावधानी से रहो और ध्यान रहे कि तुम कभी भी नींद में न चले जाओ। लेकिन एना को अब बहुत नींद आ रही थी क्योंकि उसने पिछले लगभग 2 दिनों से बिल्कुल भी नींद नहीं ली थी। बिना जाने ही उसकी आंखें बार बार बंद होने लगी थीं। फिर भी एना पूरी कोशिश करती है कि किसी भी हालत में नींद न आए, लेकिन उसका शरीर बेहद थक चुका था, इसलिए वह वहां चुपचाप बैठ जाती है। इस बीच उसका बेटा जॉन उसकी गोद में सिर रखकर वहीं सो गया। एना को भी इतनी नींद आ रही थी कि वह वहां बैठे रह ही नहीं पा रही थी, इसलिए वह ऐसी कोई दवा ढूंढ रही थी जिसे लेते ही उसकी सारी नींद गायब हो जाए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसे किसी भी हालत में सोना नहीं था। ठीक उसी समय फार्मेसी के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देता है। ये वही समय था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन एना दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलती क्योंकि उसे पता था कि दरवाजे के बाहर निश्चित रूप से इन्फेक्टेड लोग होंगे। कुछ ही समय बाद बाहर खड़े लोग चले जाते हैं। फिर भी एना फार्मेसी में नींद न आने वाली दवा नहीं ढूंढ पाती। थोड़ी ही देर बाद वह वहीं बैठकर नींद में चली जाती है, लेकिन तभी उसका बेटा जॉन देख लेता है और इंजेक्शन उसे लगा देता है। इंजेक्शन के असर से एना तुरंत जाग जाती है। असल में एना पूरी तरह से सोई नहीं थी, इसलिए अब भी वह पूरी तरह स्वस्थ थी। वह जॉन को यही कहकर इंजेक्शन लगाने के लिए कहती थी ताकि चाहे वह कितनी भी गहरी नींद में क्यों न हो, इंजेक्शन के झटके से उसकी नींद टूट जाए। कुछ ही समय बाद जॉन वापस आकर फार्मेसी का दरवाजा बंद कर देता है। एना उसे देखकर बहुत खुश होती है और तुरंत उसे गले लगा लेती है, लेकिन अब एना को बेन का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लगने लगा है, क्योंकि एना को बेन के भीतर अब कोई भी इंसानी एहसास नजर नहीं आ रहा था। यहीं से एना समझ जाती है कि बेन भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। एना उसे वहीं खत्म करना चाहती है। वह बेन पर बंदूक तान देती है और ये वही बंदूक थी जो उसे पुलिस की वर्दी के साथ मिली थी। लेकिन बेन उसे कहता है, शायद तुम मुझे मार पाओ, लेकिन मेरे जैसे सैकड़ों इन्फेक्टेड लोग हैं, उन्हें तुम कैसे मारोगी? फिर वह धीरे धीरे मुस्कुराकर कहता है, इससे अच्छा है तुम भी हमारे साथ जुड़ जाओ। हम मिलकर एक नया खूबसूरत दुनिया बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसानों जैसी कोई इमोशन नहीं होगी, न खुशी, न गम, न गुस्सा, न अहंकार। सब कुछ शांत
शांत, बिल्कुल अनुशासित। बेन कहता है, क्या तुमने नहीं देखा वायरस आने के बाद दुनिया कितनी शांत हो गई है, इसलिए तुम भी हमारी टीम का हिस्सा बन जाओ। एना शांत आवाज में जवाब देती है, ठीक है, पर मेरे जैसे लोगों का क्या? मेरे बेटे जॉन जैसे लोग जो वायरस से कभी भी इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, उनका क्या? बेन ठंडी आवाज में कहता है, बस यही कारण है कि हम उन सब लोगों को खत्म कर देंगे ताकि वे हमारी दुनिया की शांति को खराब न करें। जो लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे हमारी दुनिया में, उनकी कोई जगह नहीं है। ये बोलते ही बेन तुरंत फार्मेसी का दरवाजा खोल देता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, बेन जैसे ही दर्जनों इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आते हैं। उन सबका सिर्फ एक ही मकसद था, जॉन को मार देना। एना मजबूर हो जाती है। वह एक एक करके सभी इन्फेक्टेड लोगों को गोली मारकर गिरा देती है, लेकिन वह बेन को गोली नहीं मार पाती क्योंकि बेन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। आखिरकार एना बेन के पैर में गोली मारती है और मौका पाते ही जॉन को लेकर बाहर सड़क की तरफ भागती है। उसी सड़क पर बेन की कार खड़ी थी, इसलिए वे उसी कार में बैठकर भागने लगे हैं, लेकिन चारों तरफ पहले से ही भारी मात्रा में इन्फेक्टेड लोग मौजूद थे। गाड़ी की आवाज सुनते ही वे सब कार का पीछा करने लगते हैं। जैसे तैसे वे आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है और बेन की कार जोर से क्रैश हो जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि एना वहीं बेहोश हो जाती है। इधर बाहर सैकड़ों इन्फेक्टेड लोग धीरे धीरे उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। वे लोग मिलकर गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर जॉन डर से कांपने लगता है, लेकिन तभी एना की आंखें खुल जाती हैं। वह तुरंत कार को स्टार्ट करती है और किसी तरह दोबारा गाड़ी भगाने लगती है। उसी समय एना के फोन पर कॉल आता है और ये कॉल कर रहा था डॉक्टर हेनरी, जो उस समय दूर वाले लैब में था। तो हेनरी एना से कहता है, तुम और बेन अभी कहाँ हो और क्या तुमने अपने बेटे को ढूंढ लिया? हमने यहाँ वैक्सीन बनाने की सारी तैयारी कर ली है, अब सिर्फ तुम्हारे बेटे की जरूरत है। फिर हेनरी एना को अपनी लोकेशन बताता है और वहाँ आने के लिए कहता है। एना अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी कार का इंजन आग पकड़ लेता है क्योंकि कार क्रैश होने के बाद ज्यादा ही गर्म हो चुकी थी। फिर भी एना किसी तरह जॉन को लेकर उस बिल्डिंग तक पहुँचती है और हेनरी की बताई हुई दिशा में बिल्डिंग की छत की तरफ बढ़ती है, लेकिन पीछे उसका पीछा करते हुए कई इन्फेक्टेड लोग वहाँ पहुँच चुके थे। वे सब मिलकर एना का पीछा कर रहे थे, लेकिन एना तेजी से बिल्डिंग की छत पर पहुँच जाती है और छत पर हेनरी अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर लेकर उनके लिए इंतजार कर रहा था। एना तुरंत हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है। फिर वे लोग वहां से दूर स्थित एक लैब तक पहुंचते हैं, जहां हेनरी ने वैक्सीन के लिए सब कुछ तैयार कर रखा था। और अब जब वे जॉन को पा चुके थे, तो उन्होंने देर न करते हुए तुरंत अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कर दी। फिर जॉन के शरीर पर कुछ घंटे की रिसर्च के बाद वे बहुत कम समय में वैक्सीन बनाने में सफल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक एक करके वैक्सीन दी जाती है, जिसके चलते वे धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इस बीच हेनरी क्योंकि वैक्सीन खोज चुका था, तो पूरे देश में वह काफी फेमस हो जाता है। इस तरह लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। अब हम एना और उसके बेटे को देखते हैं और उनके साथ अब बेन भी मौजूद है। बेन इस वैक्सीन की मदद से पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है, लेकिन जो लोग स्वस्थ हुए हैं उनको इन्फेक्शन के बाद की कोई भी याद नहीं रहती। कुछ दिन पहले ही एना और बेन की शादी हो चुकी है, तो अब एना जॉन के साथ बेन के पास रहती है और जॉन अब बेन को पिता कहकर बुलाता है। यानी अब वे एक पूरी तरह से खुशहाल परिवार हैं और तीनों मिलकर सामान्य तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं।